नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्च। हरियाणा के नतीजों के बाद एक बात बिल्कुल साफ है। भयंकर हताशा और निराशा का माहौल। और यह हताशा और निराशा कांग्रेस की हार की वजह से नहीं है। ये जन आकांक्षाओं को कुचले जाने की वजह से है। जन आकांक्षाएं जब कुचली जाती हैं तो जनमानस हताश हो जाता है। अब बात हो रही है 33 सीटों पर सबूत लेकर के कांग्रेस जाएगी राजीव कुमार के पास। 33 जगहों पर मशीनें सील करवाने की बात हो रही है, चर्चे हो रहे हैं इसके। हरियाणा में आखिर कितनी बेईमानी हुई है, कितनी? दाल में नमक बराबर या नमक की ही दाल बना दी थी? दाल में कुछ काला था या पूरी दाल ही काली थी? इस हताशा और निराशा के दौर में आज मैं एक ऐसे शख्सियत को आपके सामने लाऊंगा। जरा गौर से सुनिएगा। जो भी घर में बैठे हैं, हताश हैं, निराश हैं, हमें भी ये नतीजे आए तो हमें भी निराशा हुई थी। लेकिन जुबान तो नहीं बंद कर सकते, रुदाली तो नहीं कर सकते, किवाड़ बंद करके खामोशी से बैठ तो नहीं सकते। और बार बार हम एक बात कहते हैं, ये जुबान जब तक रहेगी, ये सांसें जब तक चलेंगी, तब तक सवाल खड़े होंगे सत्ता से। सत्ता में कोई भी बैठा हो, इसलिए मैंने कहा पार्टी की बात, सत्ता में जो बैठेगा हमारा फर्ज है कि हम उससे सवाल करें, उसको बेलगाम न छोड़ दें। एक प्रख्यात शिक्षाविद, 77 साल की करीब उम्र हो चली है, इसलिए आज मैं स्पेशली उनसे निवेदन करके उनका वक्त लिया हूं कि आपके सामने लाऊं। तमाम नौजवान हताशा और निराशा के गर्त में डूबे हुए बैठे हुए हैं। लगातार मैं लोगों से बात कर रहा हूं, अपनी हताशा और निराशा पर विजय प्राप्त करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं उनको इसलिए ला रहा हूं कि आप उनकी जुबानी सुनिए। आज भी वो डाटा एनालिसिस करते हैं, घंटों देते हैं। ये जो चुनावी आंकड़े हैं, जिनमें खेल होता है, जिन पर हम और आप संदेह करते हैं, जिस पर इस देश की बहुमत आबादी, बहुसंख्यक आबादी संदेह करती है, उस डाटा का पोस्टमार्टम करते हैं, उसके भीतर से सच निकाल करके लाते हैं, लड़ते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, तथ्य रखते हैं, पब्लिक डोमेन में आते हैं। और मैंने पहले दिन नतीजे के बाद यह सवाल किया था कांग्रेस से कि आप मशीनों पर सवाल उठाते हो, क्यों मशीनों की लड़ाई लड़ने वाले जो सुप्रीम कोर्ट में जाके लड़ाई लड़ते हैं, कभी उनके कंधे से कंधा मिलाकर खड़े नजर आते हो क्या? कभी आते हो क्या? आज मैं उस शख्सियत से इसलिए आपको मिलवाऊंगा, उनसे बातचीत करूंगा कि उनसे जरा सीखिए। मैं भी जब उनसे निवेदन किया वो जुड़े, तो 2 मिनट की बातचीत में मैं रिचार्ज हो गया। आप कुछ भी, मुझे पता है कि बहुत निराशा है, बहुत सारे लोग हम पर भी नाराज होंगे, लेकिन जन आकांक्षाओं को कुचले जाने पर हम खामोश नहीं होंगे, ये तो वादा रहा आपसे। आपका अधिकार है, आपने अगर तालियां बजाई हैं हमारे लिए, तो आप हमें गाली दे सकते हैं, ये आपका हक है। और हमारी लड़ाई ही तो इसी बात की है कि आपका, हमारा सबका हक सुरक्षित हो, अभिव्यक्ति की आजादी, अपने मन की बात कहने की आजादी हो। अगर तालियां आपकी हमें कबूल हैं, तो आपकी गालियां भी कबूल हैं। जोड़िए कंट्रोल रूम, हमारे साथ डॉक्टर प्यारे लाल गर्ग साहब जुड़े हैं। गर्ग साहब का मैं परिचय दूं, ये मेरी औकात नहीं है, मेरी हैसियत नहीं है। 77 साल की उम्र है, रजिस्ट्रार रहे हैं यूनिवर्सिटी में। आज घर में सुकून से बैठ सकते थे। बुढ़ापे में इतनी पेंशन आती है जो उन्होंने अपने जीवन काल में किया है कि सुकून से बैठ सकते थे, टीवी पर बैठ करके मोदी के भाषणों पर तालियां बजा सकते थे, लोकतंत्र का मखौल उड़ता रहे और वो भी अट्टहास कर सकते थे, डॉक्टर प्यारेलाल जी। लेकिन उस सुकून की जिंदगी में अगर कोलाहल है उनके जीवन में, तो कोलाहल इसलिए है कि इस देश की आने वाली पीढ़ियां न तबाह हो जाएं, आने वाली नस्लें न तबाह हो जाएं। जिस लोकतंत्र को बड़ी मुश्किल से हासिल किया है, वो लोकतंत्र
यूं ही कोई रौंद न पाए। सर, स्वागत है आपका। अब हम शुक्रिया जी। शुरुआत सर हाँ जी। तथ्यों से करेंगे, आपसे बातें आज मेरी करने की काफी इच्छा है, कुछ तथ्यों से करेंगे। उन तथ्यों के बाद फिर हम आएंगे कि ये निराशा और हताशा के माहौल से हम कैसे उभरें, लोग कैसे उभरें। सबसे पहले हरियाणा की बात हो रही है। मैं अभी देख रहा था तो कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि 20 सीटों पर वो कुछ सबूत लेकर के गए हैं राजीव कुमार के आयोग में। 13 पर कह रहे हैं और जुटा रहे हैं, लेकर के जाएंगे। ये क्या सबूत हैं, क्या तथ्य हैं? ये मशीन पर न सुनवाई राजीव कुमार के आयोग में है। सुप्रीम कोर्ट में इतनी लड़ाइयां आप लोगों ने लड़ी, एडीआर ने लड़ी, सब सब धरी की धरी रह गई। अंजाम क्या होगा? परिणाम क्या है सामने है, अंजाम क्या होगा? और क्या क्या आपने फिर ये चुनाव के बाद आपने फिर से इन चुनावों के नतीजों पर, आंकड़ों पर बड़ा अध्ययन किया है, क्या क्या सामने आया है सर? मैं आपकी आशीष जी बात का एक बात बोलूंगा कि हाँ, ये अंधे के आगे बीन बजाने का कोई फायदा नहीं है। कांग्रेस तो वो हाँ, बीन बजा रही है, हाँ, तो उसने तो दिखता ही नहीं उसको बीन का, उसको उसके कान भी बंद हैं, तो इसका कोई बहुत निकलेगा नहीं। हमने जो आंकड़ों में देखा है, ये जो आपने पहले बात कही कि हमारा कोई तर्क नहीं है कौन जीतता है कौन हारता है, हमारा तंत्र है कि लोकतंत्र को जिंदा रहना है। हाँ, हाँ, लोकतंत्र का रहना ही इस देश की जो एकता और इसकी जो असमियत है, इसकी जो सॉवरेंटी है, उसके लिए जरूरी है। इसके जो जनमानस हैं, उनको अपना स्वैमान से जीने का हक देना, बोलने का हक देना, ये लोकतंत्र के बगैर नहीं मिल सकता। इसके लिए हमें लड़ना जरूरी है। जीतता कौन है हारता कौन है दूसरा, उस लोकतंत्र को रहने के लिए हमने एक, हमारे संविधान ने एक रेफरी लगाया है। वो रेफरी बताएगा कि कौन इस गद्दी पे बैठेगा और निष्पक्ष से वो मैच करवाएगा। मैच में कितनी भी धीरे हो सकती हैं पक्ष, लेकिन मैच निष्पक्ष होगा, पारदर्शी होगा, और मैच में जो जो खेलेगा, जितना खेलेगा, उतना ही उसको उसका अंजाम मिलेगा। ये हमारा दायित्व था। लेकिन अब जो रेफरी है, जिसको हम हिंदी में पंजाबी में बोलते हैं काबे से कुफ्र, जब काबे से कुफ्र निकलेगा तो फिर कैसे बचेंगे? मैं वो काबे के कुफ्र की बात बता रहा हूं। एक तो ये है कि पारदर्शिता कब होगी? आपने वोट डलवा दी, 5 बजे तक टाइम है, आप 7 बजे बताते हैं, 11 बजे आंकड़ा बताते हैं, तब तक तो आप पूरा हर एक जो हल्का है, जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, क्षेत्र है, उसका बता सकते हैं। 90 तो क्षेत्र है, 90 के क्षेत्रों में आपने एक टोटल बताना है ना। पूरी मशीनों का जोड़ करना है, कोई पार्टी वाइज नहीं करना, कैंडिडेट वाइज नहीं करना, टोटल बताना है। टोटल उस मशीन में बटन दबने से जब मशीन बंद होती है टोटल आ जाता है वोटों का। ये आप बता नहीं रहे। अब इन्होंने खेल क्या किया हुआ है जो बता नहीं रहे? वो इसलिए नहीं बता रहे कि इन्होंने हेराफेरी करनी है, क्योंकि नहीं तो ये कोई बोले जी फिर क्या हो गया, क्यों नहीं बताते? मैं आपको एक उदाहरण से फिर इसका आंकड़ा दूंगा, एक उदाहरण से शुरू करता हूं। ये एमबीबीएस का दाखिला अब आपने देखा है, 23 लाख बच्चों का जो हुआ है, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने किया है। हमारे यूनिवर्सिटी में मेरे जाने से पहले हर साल पेपर लीक होता था, पैसे चलते थे, 50-50 लाख रुपया पेपर लीक करके बच्चों को पढ़ाते थे, एमबीबीएस कराते थे। मेरे को मुख्यमंत्री ने कहा, बड़े वो मुख्यमंत्री कांग्रेस का था, लेकिन उस कांग्रेस के कारण नहीं कहा कि आपको हमने रजिस्ट्रार लगाना है। और हमारी, मैं पहले तो मैं मना करता रहा, लेकिन कुछ देर बाद फिर मेरे को ऐसा हुआ कि चलो कर देते। तो मैंने बोला कि मैं आपसे बात करूं, मैं किसी और से नहीं बात करूं। उन्होंने ठीक है, अगर मेरे से काम ना हुआ जो करना है तो मैं छोड़ के आ जाऊं, कि भाई मेरे से नहीं होता किसी और से करवा लो। तो थोड़ा ठीक है, तो आप मानेंगे, हमने पहला काम ये रखा कि पेपर को लीक नहीं होने देना। और हमने पत्रकार से सीखा, एक पत्रकार ने बोल दिया कि आपका पेपर लीक हो गया, लीक हो गया बोलते रहे। मैंने ऐसे ही बोल दिया, मैंने बोला स्टैंड बाई रखेंगे। पहले मेरे दिमाग में नहीं था, शेख सादी ने कहा है, चेले की आंखों की बात पढ़ के हम उस्ताद बन बैठे। और पत्रकार के सवाल करने से चंडीगढ़ से ट्रिब्यून के थी लेडी, तो उससे मेरे मन में आ गया, हाँ यार ये तो ऐसे हो सकता है। उसने बोला अगर वो भी लीक हो गया
2-3 दफा बोला, उतनी देर में अपनी रील घुमा दी मन में कि ये पेपर मैं खुद ही टाइप करूं, खुद ही प्रिंट करूं, खुद ही सब कुछ करूं, फिर कैसे लीक हो जाएगा। तो उसने पूछा अगर वो भी लीक हो गया, तो मैंने बोला अगर रजिस्टर मर गया तो लीक होगा, या तो मैं मॉरली मर जाऊं, नेट का खत्म कर दूं, खुद ही बेच दूं, या फिर मैं एक्सीडेंट में मर जाऊं, कोई और उठा के बेच दे। जब तक मैं जिंदा हूं ये पेपर लीक नहीं हो सकता। ये बात मैं तब बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं कि हमारे जीवन में ये इस जो गद्दी पे बैठते हैं, बाबा फरीद ने बोला है जिस आसन हम बैठे केते बैठ गया। बहुत से लोग पहले बैठ के गए हैं, बहुत से आगे को आएंगे, लेकिन हमारा दायित्व ठीक निभाना, देश के लिए, जनता के लिए, इंसान के लिए, भगवान जो मानते हैं वो भगवान के लिए, ये जरूरी है। अगर वो नहीं निभाते तो हम फिर अपनी ड्यूटी ना निभाने के कारण हमें कसाई बोला जाएगा, बुच्चड़ बोला जाएगा। ये तो किसी को भी काट सकता है, इसका कोई नियम नहीं है। अब इन्होंने क्या किया है, ये मिस्टर राजीव कुमार, आई नेम इट, मिस्टर राजीव कुमार चीफ इलेक्शन कमीशन है, उसका एक सीईओ है, सीईओ, चीफ इलेक्शन ऑफिसर ऑफ हरियाणा। दोनों का वेबसाइट मैं देखता रहा। तो 5 तारीख को जब वोटिंग हुई, सब जानते हैं कि 7 बजे उन्होंने जो आंकड़ा डाला, उन्होंने बोला 61.19, 61.19% वोटिंग हुई है। उसके बाद मेरे को किसी ने देखा है, मेरे को मालूम नहीं पक्का है या नहीं, उसने बोला 11 बजे इन्होंने डाला था कि कास्ट 0.6% हो गया, रात को 11 बजे, 5 दिन। कितना सच है कितना झूठा मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि ये तो इसी का है ना जो पहला मैंने बोला। दूसरा इसी का आंकड़ा, महब सिंह सैनी ने जब बयान दिया, जो मुख्यमंत्री हरियाणा के बनाए गए, कि जी हमने सब व्यवस्था कर दी, हम पूरा जीतेंगे, उसके दो आधे घंटे बाद 8 बज के 46 मिनट पे रात को, 7 तारीख को, 8:46 पे बोलते हैं कि जी ये वोटिंग परसेंटेज तो 67.9% हो गया, 67.9% हो गया। अब 6.7% वोट बढ़ा दिया। और उसका मैंने कैलकुलेशन किया कि 6.7% बढ़ाने से वोट कितनी बनती है, ये मैं दिखा रहा हूँ चार्ट। जो हरियाणा में खुद जो मतदाता हैं, खुद मतदाता की गिनती जो वेबसाइट पे बताई है इन्होंने, 2,03,54,350, इसका 61.2% करेंगे तो ये बनता है 1,24,45,45,634। अगर इसको जब ये बोलते हैं कि 61.6% हो गया, जो 11 बजे का बोलते हैं, वो बनता है 1,25,38,280। अब जो इन्होंने बोला फाइनल 8:46 पे, 7 तारीख को नायब सिंह सैनी के बयान के बाद, व्यवस्था करने के बाद, सब व्यवस्थाएं करने के बाद, तो बना दिया 1,36,20,604। अब इसको मिलियन में बताना हो तो 13.8 मिलियन, ठीक हो गया। 13.8 मिलियन हो गया 12.4 से, 1.4 मिलियन इन्होंने बढ़ा दिया। अब ये इसको एब्सोल्यूट नंबर में देंगे तो ये 13,74,970 वोटें बनती है जो बढ़ाई है। अगर इसको हम देंगे जो रात के 11 बजे का आंकड़ा कहा जा रहा है, तब भी ये 1,25,00,000 सॉरी, ये करीब बनती है, हाँ 13 लाख बनती है। अब 13 लाख वोट इन्होंने बढ़ा दी 90 सीट में। जो हमारी गणना है उसमें प्रति सीट जो वोट बढ़ाई गई है वो 15,277 है, 15,277 पर सीट। अब जो 15,277 से कम सीट मार्जिन में जीते हैं, हारे हैं, वो 50 सीटें हैं 90 में से। ये है झूठ। कितनी सीटें तो 1,000 के नीचे हैं, कितनी 2,000 के नीचे हैं, कितनी 5,000 के, मैंने सब किया हुआ है, लेकिन ये लंबा हो रहा है इसलिए नहीं बता रहा। अब मेरा जो क्वेश्चन है इस पे, जो इन्होंने इतने के आगे, ये मैंने मार्क किया, ये देखिए, ये मैंने पूरा चार्ट, कितनी कितनी जो येलो किया हुआ है इसमें चार्ट में,
वो है जो 15,000 से कम सीट जीते। हम्म, ये पूरी की हम्म, पूरी 90 सीटों का ये चार्ट मेरे पास है। अब इन्होंने क्या किया, जो रात को बताते हैं उस दिन फिर इन्होंने परसेंटेज भी बताई है। हम्म, उस दिन पहली दफा मेरे को मिला है कि इन्होंने डिस्ट्रिक्ट वाइज, वो भी कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज नहीं बताई, ये डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्ट्रिक्ट। परसेंटेज है। हम्म, 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 तो उसके बाद इन्होंने रात को कहीं कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज किसी ने मेरे को भेजा है, मेरे को मालूम नहीं कितना ये कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज हम्म, है, लेकिन इसका हम्म, जो फॉर्मेट है वो हम्म। इलेक्शन कमीशन वाला है, चुनाव निर्वाचन आयोग जैसा ही है, इसलिए मैं मानता हूं कि ये ठीक ही होगा। हाँ, ये मेरे पास भी आया था। हाँ। हाँ, तो अब मैं जो बात कर रहा हूँ, ये जो निर्वाचन आयोग, एक दूसरा हम्म, फैक्ट बता रहा हूँ, वो हम्म, तथ्य ये है कि 90 सीटों का जितनी भी ईवीएम थी, सबका एक एक का जोड़ लगाया गया पहले, फिर हम्म, एक एक में देखा गया किसी पार्टी के कितने आए हैं। हम्म, हर कैंडिडेट का रिजल्ट शाम के 8 बजे को, किस कैंडिडेट ने किस कॉन्स्टिट्यूंसी में कितनी वोटें ली और उसकी वोटें जीतने वाले से कितनी कम है, हम्म, इतने आंकड़े डाल दिए। हम्म, 1000 कैंडिडेट है, 1000 कैंडिडेट के इतने आंकड़े तो डाल सकता है इलेक्शन कमीशन 8 बजे तक, हम्म, लेकिन 90 कॉन्स्टिट्यूंसी का एक एक आंकड़ा उन्हीं मशीनों के जोर से हम्म, वो डाल नहीं हम्म, सकता। हम्म, यहाँ इसको ये क्वेश्चनेबल है, ये बड़ा सवाल है। इससे ये पता चलता है आशीष जी कि इलेक्शन कमीशन को काम आता भी है, हम्म, उसके पास उसका प्रबंध भी है, हम्म, और वो कर भी सकता है ये काम, लेकिन करना नहीं चाहता। हम पंजाबी में बोलते हैं मन हरामी हुज्जती ढेर। दी हम्म, पर्सन हु डज नॉट, जो काम नहीं करना चाहता वो बहाने करता है, हम्म, ऐसा है ऐसा है, ऐसे हो गया, आपको मालूम नहीं है, आपको समझ नहीं आ रहा, वो हम्म, इधर उधर की बातें करता है। तो हम बोलते हैं कि इधर उधर की बात मत कर, ये बता काफिला लूटा क्यों गया। हम्म, ये काफिला लूटा है। अब इसके लूटने से कांग्रेस जीतती है हारती है, कांग्रेस सड़क पे जाती है नहीं जाती है, उसका काम है। हम्म, क्योंकि कांग्रेस को तो राहुल गांधी के नजदीक था एक बड़ा सेफोलॉजिस्ट, हम्म, तो उसने पहले इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल लिखा बीएफडी की रिपोर्ट पे कि जी ये तो बिल्कुल ऐसे है ऐसे है ऐसे है, इलेक्शन कमीशन को बड़ा बड़ा ही दूध होता है, वो तो हम्म, उस पे तो दाग नहीं लगना चाहिए, अगर वो दाग हम्म, लग गया तो लोगों का विश्वास टूट जाएगा। एक जो इलेक्शन कमीशन बेईमानी कर रहा है, हम्म, जो सामने से जो नियम लिखे हैं उनको नहीं मानता, उनको तोड़ रहा है, उसकी असमत पे इसको चिंता है। अब भी उसने कहा, हम्म, अब भी उसने एनालिसिस में कहा, पहले बोला यहाँ तो सुनामी आ रही है कांग्रेस की, हम्म, कांग्रेस से बेचैन हो गया। अब हम्म, इनको बोल दिया, उसका इंडिकेशन है दूसरों को कि कर लो जो करना है। अब हम्म, रिजल्ट आने के बाद क्या बोलता है, कहता है कि देखिए ईवीएम में नहीं कुछ हो सकता। हम्म, जो राजनीतिक नेता होते हैं वो तो सियाने होते हैं, सुघड़ होते हैं, वो ऐसी बातें नहीं बोलते, नायब सिंह सैनी ने किसी और पर्पज से बोली होगी। हम्म, देखिए अगर ईवीएम में हेराफेरी होनी होती तो यूपी क्यों नहीं जीत गए लोकसभा में। हम्म, अब मेरा उसी पे सवाल है, यूपी हम्म, क्यों नहीं जीते, वो जवाब दे, जो निर्वाचन आयोग दे कैसे। हम्म, यूपी में 80 सीटें थी, हम सब जानते हैं, हम्म, 7 चरणों में चुनाव हुआ था, निर्वाचन हुआ था। पहले 2 चरण में इन्होंने 2.3% के करीब वोट बढ़ा दिया। हम्म, 16 सीटें थी उसमें, 8-8 दोनों चरणों में, 16 में से हम्म, 10 बीजेपी को आई। हम्म, उसके बाद इन्होंने रौला डाल दिया कि योगी साहब को तो हटा देना मोदी साहब ने, क्यों जीतने हम्म, के बाद 400 के पार हो जाएंगे, योगी विल गो। तो हम्म, योगी ने अपने बीसीओ को बोल दिया होगा, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को, कि भाई हेरा हम्म, फेरी मत करना, बस, हम्म, और कुछ नहीं है। हम्म, उन्होंने नहीं की, नहीं की तो अगले 5 चरण में लास्ट में तो 0.01% बढ़ा है। सात हम्म, बजे जो डाला आंकड़ा, उससे जीरो हम्म, पॉइंट जीरो वन हम्म, उसके आगे बढ़ा 0.24, एक पे जीरो हम्म, पॉइंट 26, हम्म, ज्यादा से ज्यादा 0.34 बढ़ा है, आधा हम्म, परसेंट से भी कम बढ़ा है। हम्म, इसलिए उसमें 60 सीटों में 64, 64 सीटों में से 26 आई एनडीए को। हम्म, हम्म,
अब ये बताएं कि अगर उड़ीसा में 12.48% बढ़ा दिया, वहां 21 हम्म, में से 20 ले गए। हम्म, आंध्रा में 12.54% बढ़ा दिया, वहां हम्म, 25 में से 21 ले गए। जहां हम्म, जहां आंकड़ा बढ़ा दिया, वहां वहां तो सीटें ले गए। जहां नहीं बढ़ाया वहां नहीं ले गए। और अगर यूपी में जहां 20-20 लाख वोट है, बारह हम्म, बारह लाख पड़ जाती है। इतना दुर्गम एरिया है, जंगल हैं, पहाड़ हैं, तो दरिया हैं, तो उसमें भाई नेट नहीं है। उसमें कैसे 7 बजे 8 बजे पोलिंग डेट के एग्जैक्ट डाटा मिल गया। हम्म, और चंडीगढ़ जैसे में, जिसमें हम्म, केवल 4,48,000 वोट है, हम्म, जिसमें 614 बूथ हैं, जिसका हम्म, 15 किलोमीटर के एरिया है, हम्म, जिसमें जो है अपना नेट बेस्ट है। यहाँ नेट मैं कर ही रहा हूँ नेट में। तो हम्म, उसमें 5 दिन के बाद ये बढ़ावा जो है 5% 6% का कैसे हो गया? तो इसलिए ये बड़े सवाल है, लोकसभा पे भी, अब भी। अब हरियाणा में जो इन्होंने किया है, अब मैं एक और एनालिसिस करके फिर आपकी बात सुनूंगा, जो भी 2 मिनट में करूँ, ज्यादा। बिल्कुल अब बिल्कुल सर। एक जो आपने लोगों की बात बताई है, उसमें क्या होता है आशीष जी, कि हम कुछ जो सामने दिखता हो उसको देखना जरूरी है। अब हम 2019 और 2024 की एक तुलना करके, 2019 में मोदी जी का तूती बोल रही थी, नगाड़े चल रहा था उनका, पूरी मेजोरिटी केवल के अकेली बीजेपी के पास थी लोकसभा में। तो लोकसभा 2019 में मोदी साहब को मेजोरिटी मिली थी, अकेले को, बीजेपी को। कांग्रेस को केवल 45 सीटें मिली थी, अपोजिशन को केवल 150 सीट मिली थी। हरियाणा में 10 की 10 सीटें कांग्रेस को, इसको गई थी, बीजेपी को। तब इसी 6 महीने बाद चोन हुई, 5 महीने बाद। उस चोन में खट्टर साहब की कोई इतनी बेइज्जती नहीं हुई हुई थी, क्योंकि पहली टर्म के बाद ही आ रहे थे। तो उस चोन में इनको 40 सीटें अडियर रगड़ के मिली, घुटने रगड़ के बल होने के बाद मिली। 36% वोट मिली। उसके बाद जब हम देखे, और कांग्रेस को 31 मिली। अब जब हम कंपेयर करते हैं, अब क्या है, अब मोदी साहब को तो बैसाखियों पे खड़ा होना पड़ रहा है, मेजोरिटी तो मिली नहीं है। और जो कांग्रेस है उसको 90 से ऊपर चले गए। जो अपोजिशन है वो 250 से ऊपर चले गए, 250 चले गए। अब कंपन लगती है वो, जब वो पार्लियामेंट में होते हैं, बोलते हैं, अब बोलने से कोई रोक नहीं पाता। अपोजिशन की यूनिटी ज्यादा तकड़ी है, पहले से मजबूत है। तो अब जो है मोदी साहब को कई अपने बिल वापस भी लेने पड़े इसी दबाव में। हाँ। हरियाणा में मुख्यमंत्री को बदलना पड़ा। और हरियाणा में अब किसान, नौजवान और पहलवान तीनों पे डंडा चलाया है, तीनों ही नाराज हैं। तो अब कैसा तिलस्म आ गया है हरियाणा में, कैसा मान बदलाव कर दिया इन्होंने, कि अब वो 48 सीटें भी, ये तो संभव ही नहीं है किसी रूप से, जब हम मुकाबला करते हैं दोनों चीजों का। तो इसलिए ये हेरा फेरी के बगैर कुछ ये ऐसा ही है, जो बच्चा नालायक हो उसको पूरे नंबर दे दे कुछ। सो ऐसा हुआ है इसमें। बिल्कुल जो निराशा की बात मैं तोड़ रहा हूं। पहले मैंने जो बोला, 7 तारीख को मेरे को फोन आया एक दोस्त का, एग्जिट पोल तो 5 को ही आ गया था शाम को। कहने लगा देखिए अब तो हरियाणा में अंधेरी चाय, वो कहीं कांग्रेस का समर्थक नहीं है, लेकिन राहुल गांधी उसको बहुत पसंद है कि सड़कों पे जा रहा है। तो कहने लगा देखिए गर्ग साहब ये तो बस हो गया। मैंने बोला अभी देखना, आपने तीन तीन सेट रिपोर्ट के आपने जरूर देखे होंगे। एक सेट में कांग्रेस को 50 से 70, 45 से 70, बीजेपी को 17 से 23। दूसरे सेट में 4-4 5 वर्ग का था। दूसरे सेट में दोनों को 28 से 32 मुकाबला। तीसरे सेट में बीजेपी को 45 से 70, 50 से 70, कांग्रेस को 17 से 23। मैंने बोला आपने दूसरे 2 सेट नहीं देखे, मैं सब देखता हूँ। इसका मतलब क्या है, एक साइकोलॉजी बिल्ड करनी, ये भी हो सकता है, हाँ, हाँ, ये कर रहे हैं। दूसरे दिन मैं किसी दोस्त की बेटी की शादी में जा रहा था, तो सुबह सुबह मैं आ गया, डॉक्टर साहब ये तो 50 हो गए, 60 हो गए कांग्रेस में। मैंने बोला अभी देख लो। क्या क्यों? मैंने बोला इनका ये साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है कि पहले जो ज्यादा जताओ उसको, वो गिनती करो जैसे भी करो, उसमें बोलेंगे हाँ हम तो जीत रहे हैं, क्वेश्चन नहीं करेंगे,
प्रोसेस पे, जो प्रक्रिया है उस पे सवाल नहीं करेंगे, बाद में हटा दो, तो फिर सवाल करने जितने रहेंगे नहीं, फिर कहेंगे ये हाँ। तो ऐसे ऐसे ही बोल रहे हैं। दिस इज ए साइकोलॉजी। मैं आपको बता देता हूँ, कोई रुक नहीं है, मैं बड़ा प्रशासनिक अधिकारी भी रहा हूँ, डॉक्टर भी हूँ, सुपर स्पेशलिस्ट हूँ। जब हम किसी फैसला करते हैं, दो की लड़ाई होती है, सुनते हैं, या किसी को सजा देनी है, हम सुनते जाते हैं। जिसको हमने रिवार्ड देना होता है उससे ज्यादा हार्ड क्वेश्चन पूछते हैं, हाँ। जिसको नहीं देना होता उसको कहते हैं हाँ हाँ नहीं आप तो ठीक ही है। क्यों? क्योंकि जिसको रिवार्ड देना है उसको जवाब देना होगा, नहीं तो रिवार्ड मिल नहीं सकता उसको, अगर वो हमारे हार्ड क्वेश्चन। लेकिन उसका इम्पैक्ट क्या होता है, जो दूसरा सोचा यार उसको तो बड़ी उसमें छांटे लगाए, मेरे को तो बड़े आराम से सुना, ताकि वो बोल ना पाए। हालांकि इनाम हम ठीक ही करते थे, इसके बावजूद भी एक साइकी रहती है। अब ये साइकी थी इनकी, मनोविज्ञान थी, मन बनाया था लोगों का कि अब ये बोल ना पाए। ये है आपकी तक की बात। अब आप एक सवाल जो भी करना है हमारे, हाँ लास्ट में एक बात और, वो हमारे नौजवानों के लिए जो निराशा की बात करते हैं, हमारे ये कहते हैं, जब है जब बाण लग गए तब है तब रोष जाग गए। जब जब आपको कोई चांटा लगाएगा तब तब आप गुस्से में आएंगे। आपके घर में चांटा खा के बैठ नहीं जाना। दूसरा उसके उदाहरण है जलियांवाला बाग में पंजाब में। आप जानते हैं कि जनरल डायर और माइकल एडवायर ने क्या किया था। तो एक नौजवान वहां से उठा कि मैं इसको बदला लूंगा, माइकल एडवायर को 21 साल के बाद जाके मार दिया, शहीद उधम सिंह ने। और उसको बोला गया कि अपना बयान बदल दे, बोला, नहीं बयान नहीं, मैं तो खड़ा हूं, बस मैं तो देश की असमत के लिए किया है। हमने उनकी हिस्ट्री पढ़ी है। हम उस जमाने में पैदा हुए जब देश आजाद हो गया था 6-8 महीने के बाद, लेकिन तब से 3 साल की उम्र से हम देख रहे हैं, इज्जत से लोग जी रहे थे, बेइज्जती नहीं, कोई मेंटेन होता था, कहीं भी चिट्ठी आप लिख दो जवाब आता था। अब तो पूरे का पूरा अंधेरा हो गया। हमारे गुरु नानक साहब ने कहा है, कल काती, जो कल युग है ये कैची बन गया। राजे कसाई, जो हुक्मरान है वो बुच्चड़ बन गया। धर्म पंख उड़ गया, ड्यूटी उसने उड़ा दी हवा में, ड्यूटी नहीं करता। कूड़ा माप्स, झूठ का अंधेरा है, सच चंद्रमा नहीं बीच से कह चढ़िया। सच का चंद्रमा कहीं नहीं नजर आ रहा, ये हालात है। लेकिन इस हालात को लड़ना होगा। दिसंबर की काली बोली रात, ठंडी रात में भी जो इंसान हौसले से बैठता है, वो सूर्य के लाली देखता है, लालिमा देखता है सूर्य की शोभा को, जो दिल छोड़ देता है वो मर जाता है। अब हमने लड़ना है, इस दुर्गम स्थिति में भी लड़ना है। और अगर हम नहीं लड़ेंगे, हमारे ये ड्यूटी है लड़ना, दायित्व है। इसलिए दायित्व है कि गदरी बाबे, बबर अकाली, अनेक कई कांग्रेसी भी जो आजादी स्वतंत्रता सेनानी थे, वो जेलों में रहे, उनकी जायदाद कुर्क हुई। हमारे पंजाब में मैं एक दफा उसके किसी उस फंक्शन में मेरे को बुलाया कि जी आप इसको चीफ गेस्ट बन जाओ। तो वहां एक मुंशी राम ठाकुर मुंशी राम थे, उन्होंने उसकी बना रहे थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने बताया कि ये दो बातें इनकी बड़ी कमाल थी, इनका अपना कुआं था ठाकुर से, तो उन्होंने बोला दल तो सब इस जहां से पानी भरेंगे, क्योंकि बाकियों को तो जाने ही नहीं देते थे कुएं में। दूसरे उसके बेटे की शादी हो रही थी, बारात जाने को तैयार थी, महात्मा गांधी जी का संदेश आ गया कि आंदोलन में आओ, तो वो शादी छोड़ के चला गया। मैंने कहा शादी तो फिर भी आप कर ही लेंगे, लेकिन आजादी तो लिए लड़ना तो मेरे को ही है। ऐसे लोग हैं, और उनके बच्चे अब भी गरीब थे। मैं ये बता रहा हूँ, वो लोग जिन्होंने देश के लिए इतनी इतनी कुर्बानियां की, उन्होंने तो कुर्बानियां की यार। हम तो डॉक्टर बन गए, इतनी पेंशन 1.5 लाख रुपया महीना ले रहे हैं, अगर हम अब भी नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे? इस धरती माँ का हमने खाया है, धरती माँ के लिए बोल रहे हैं, भारत के लोगों के लिए बोल रहे हैं, भारत की अस्मिता के लिए बोल रहे हैं। बोलेंगे, बोलेंगे और बोलेंगे। आपने सर लिटरली मैं कहूँ कि एक इस समय जो है ना कि एक इमोशनल मझधार में मैं भी खड़ा हो गया। आपने जो बातें कही हैं कि ये उन लोगों के लिए है, मैं कई बार होता है निःशब्द हो जाता हूँ जब ऐसी बातें होती हैं। उन लोगों के लिए है जो आज की तारीख में हताश और निराश हैं।
जो क्रोधित है उनको फिर भी मैं कहता हूं कि ठीक है, वो गुस्सा हम पर क्या? निकाल लो भाई, हम पर निकाल लो हाँ, बिल्कुल। गुस्सा। हाँ, हाँ, निकाल लो गुस्सा। ठीक बात। लेकिन हताश और निराश होकर नहीं बैठना है। ये लोकतंत्र, ये कितनी कुर्बानियों से मिला है, आप कल्पना नहीं कर सकते। आप जो मैं बोलता हूँ, बहुत कम अनुभव है डॉक्टर साहब के सामने। जो लोग भी राजशाही, सामंतशाही, लोकशाही सबको पढ़े हैं और समझे हैं, सबसे खुशनुमा इस लोकशाही को क्यों माना जाता है? क्यों आज हम आवाज उठा रहे हैं? क्यों डॉक्टर साहब आवाज उठा रहे हैं? ये लोकशाही अकेली एक ऐसी शासन पद्धति है जिसमें पूरे तंत्र में जो सबसे कमजोर आदमी, जब जो पूरे समाज का सबसे कमजोर आदमी है ना, वो, और जो सबसे ताकतवर आदमी है वो, दोनों की आवाज की जो तीव्रता है वो एक बराबर रखने का अधिकार देता है। बार-बार मतदान के वक्त मैं कह रहा था ना कि अडानी भी जब बटन दबाएगा तो एक ही वोट निकलेगा, और गाँव का ननकू जब वोट बटन दबाएगा तो भी एक वोट निकलेगा। ऐसा नहीं है कि वो दुनिया के अमीरों की लिस्ट में शुमार हो गया है तो वो बटन दबाएगा तो धड़ाधड़ 10-15 वोट निकल जाएँगे। ये ताकत मिली है बाबा साहब ने, हजारों हमारे सेनानियों ने जो कुर्बानी दी है उससे ताकत मिली है। इसको यूं ही किसी राजीव कुमार, किसी नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री है हमारे, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री आज मोदी जी हैं, कल कोई और होगा। प्रधानमंत्री आएंगे जाएंगे, राजीव कुमार जहां बैठे हैं वहां पर फिर कोई आएगा, फिर कोई जाएगा। वहीं पर एक टीएन शेषन नाम का शख्स बैठा था, आज भी सर सम्मान में झुक जाता है, आज भी झुक जाता है। आएंगे जाएंगे, लेकिन ये मुल्क, ये देश, ये जमीन, ये भारत माता, ये हम जिसको अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि इस मिट्टी ने हमें, इस माँ ने हमें पैदा किया, पाला पोसा है, ये रहनी चाहिए। और ये जुबानी जमा खर्च से नहीं रहती है भारत माता, कि मंचों पे खड़े होकर के लच्छेदार भाषण दिए जाएं। ये करनी से आती है, कर्म से आती है। एक सवाल बस मैं आखिर में लूंगा, ये सवाल किसी आंकड़े और डाटा पे नहीं है। डॉक्टर साहब, जी। आपकी आपकी अगर आपको उम्मीद है तो ये उम्मीद हमें भी रखनी होगी, और हमें जो भी दर्शक देखेंगे उनको रखनी होगी। आपको क्या उम्मीद है? ये हमारे लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, संविधान, चुनावी प्रक्रिया, ये सब कुछ क्या आप पुनर्जीवित हो पाएंगे? आज तो नहीं, आज तो ये बेसिकली मैं तो ये मानता हूं कि ये, आप डॉक्टर हैं, मुझे आपके सामने बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ये वेंटिलेटर पर है और सांसें इनकी बंद हो चुकी हैं। हम तो 13वीं का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि कोई ऐसी मेडिकल साइंस में कुछ ऐसी थेरेपी है, पंप पंप करके दोबारा इनको जीवित किया जा सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मेरे पास बहुत से लोग आते हैं। आपका सवाल बहुत अच्छा लगा है मेरे को, और ये सवाल होना चाहिए। मेरे पास बहुत से कांग्रेसी जो बड़े गांधीयन हैं, हम्म, मतलब बड़ी बड़ी पोस्टों पे होके भी वो बेइंसाफी नहीं कर सकते। उनके घर में कहीं बेइंसाफी नहीं हो सकती। हम्म, कोई आएगा ना, उनका सर्वेंट भी उसके साथ कहीं को ऊंचा नहीं बोल सकता, इतना डिसिप्लिन वाले। वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब बोलते तो हैं। मेरे को कभी भी बहुत से जजेस, बहुत से वकील, बहुत से प्रोफेसर यूनिवर्सिटी के मेरे से बात करते हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, तो मैं बोलता हूँ कि देखिए, काली रात कभी भी नहीं रही। हम्म, 15 घंटे की रात होती है मस्या की, 22 दिसंबर को, हम्म, हम्म, लेकिन सूरज तो तब भी चढ़ता है। सो ये देश कितनी दफा नीचे गया है, आप देखे तो सही ना। पुरुष हार गया, तो फिर भी उसने बोला एक राजा जैसा दूसरे राजा से व्यवहार करता है वैसा करना, और सिकंदर बीमार होकर वापस होना पड़ा, मर गया। शाक आए, हम्म, हुन आए, कुशन आए, लेकिन हमारा ये कुछ ना कुछ चलता रहा। उसके बाद गुलामा वंश आया, लोधी वंश आए, तो फिर 14वीं 15वीं सदी में पंजाब ने करवट ली, हरियाणा ने करवट ली, दक्षिण में भी बहुत सारा, जो हमारे दर्शन में बहुत सारा हुआ। जंगलों में, पंजाब का इतिहास जब मैं पढ़ता हूँ, जंगलों में रहते थे। जब अहमद शाह अब्दाली ने पूछा कि भाई ये लोग जो सिख लोग हैं ये क्या हम्म, करते हैं, एक छोटी सी हमारे दर्शकों के लिए बता रहा हूँ। अहमद शाह अब्दाली आता था,
यहाँ की जो सुंदर औरतें थी उनको उठा लेता था, यंग लड़कियों को उठा के वहां ले जाता था, गजनी के बाजारों में बेचता था। हम्म, तो ये ब्यास दरिया है, गोविंदवाल साहब उसकी जगह है एक, जहां वो पत्तन को पार करना था, जान के दरिया को पार करना था। अहमद शाह अब्दाली की फौजों ने 2200 औरत उसके पास थी, बंधक बनाई हुई। तो जो सिख लोग थे, सिंह, उनको पता चला कि ऐसी बात हो कर रहा है, वो लंगर छोड़ के, खाना छोड़ के आए, उस 2200 को छुड़वाया और उनको सबको घर घर छोड़ के आए करनाल तक। हम्म, एक भी औरतों में सिख नहीं थी। हम्म, हम्म, फिर अहमद शाह अब्दाली ने पूछा कि ये कौन लोग हैं? कहने लगे ये सिख हैं। कहाँ रहते हैं? जंगलों में रहते हैं। सोते कहाँ हैं? घोड़े की पीठ पे सोते हैं। हम्म, खाते क्या हैं? कंद मूल चुन के खाते हैं। कहने हम्म, लगा फिर इनको कोई नहीं हरा सकता। इस देश को कोई मिटा नहीं सकता। ये 7000 साल पुरानी संस्कृति तो मैं देखता हूँ इसकी, सोन वैदी की, जो झेलम और सिंध के विचकार दरमियान की। हम्म, तो इस देश को मिटा नहीं सकता। हम ऊंचा होता है, नीचा होता है, कुदरत का नियम है। लेकिन ये देश की जो ताकत है वो सुनिए, हमारे लोगों को समझनी होगी। अगर उसको हमने मिटा दिया फिर गड़बड़ होगी। अब जो मौजूदा सरकार है, वर्तमान सरकार है, वो मिटाना चाहती है। इस देश में भिन्नता है, वर्ण सुवनता हम बोलते हैं हमारे पंजाबी में। हम्म, तो जो विभिन्नता है इस देश की, भाषा की, कल्चर की, सभ्यता, संस्कृति की, पहरावे की, खाने की, धरती की, धरातल की, कहीं जंगल है, कहीं पहाड़ है, कहीं दरिया है, कहीं समुद्र है, कहीं समुद्र का किनारा है, फसलों की, इसके जो अर्थव्यवस्था है उसकी, ये भिन्नता जो है इसकी, विभिन्नता ही इसको बचा के रखेगी। अब जो इसको एक करना चाहते हैं, एक रंग से रंगना चाहते हैं, वो मिट जाएंगे। बहुत से लोग आए जो एक रंग में रंगना चाहते थे, औरंगजेब हम्म, भी यही चाहता था, वो हम्म, मिटेंगे। लेकिन जो इसको विभिन्नता को रखना चाहेंगे, वो जिएंगे, और जी के यहाँ बढ़ेंगे और फूलेंगे, प्रफुल्लित होंगे। हाँ, जब हम बाजी खेलते हैं, कहीं कहीं, जैसे आपने वेंटिलेटर का उदाहरण दिया, क्योंकि मेरा तो कितना है, तो हम्म, जो मरीज मरने वाला होता है, सचमुच में मैं कहता हूँ, देखिए आग तो बहुत मारी है लेकिन बहुत से बच जाते। और मैंने वो मरीज बचाए देख हैं, मैं कोई अपना नहीं कहता कि मैंने बचाए हैं, मतलब जो मेरा तो काम करना है, मैंने हम्म, वो मरीज बचते देखे हैं जिनको हम बोलते हैं जी 99% तो कोई उम्मीद नहीं है, 1% उम्मीद है, खून निकल गया, बहुत ही बड़ी इंजरी है, और जब ठीक होते हैं तो बड़ी खुशी मिलती है। और ठीक होते हैं वो एक विश्वास के कारण, टेक्निक है, टेक्निक तो देश में है, ऐसा कोई नहीं है, लेकिन एक विश्वास भी है कि जो मैं करूंगा और ईमानदारी से करूंगा, तो ये तो भाई इसको तो ठीक होना चाहिए, कुदरत भी तो साथ में होती है ना फिर। तो इसलिए जहां भी अन्याय होता है, अन्याय की एक सीमा है। हमारे पंजाबी में बोलते हैं, आतन बहुता बोलना, अतन बहुत ही चुप, अतन बहुता बरसना, अतन बहुत ही चुप। जिनका एक सीम, जो आप एक जो चरम सीमा पे मत जाओ। जब चरम सीमा पे जाएंगे, पाप की चरम सीमा पे जाएंगे, तो पुण्य उपज होएगा। गीता में भगवान कृष्ण जी ने कहा है, जो जो गीता पढ़ते हैं, श्रीमद् भगवत गीता, वो माने, भगवान कृष्ण जी ने जो कहा है वही संदेश अगर मान लें तो जीतेंगे। उन्होंने क्या कहा? पहले कहा भाई आप 5 गांव तो दे दो, हम्म, बिचौलिए बने। हम्म, तो दुर्योधन तो बैठे हैं जो 10 लाख का कोट पालते हैं, वो हम्म, कहते ना, ये तो पूछता नहीं है, और हम्म, शकुनी के पासे से जीत रहे हैं। ये तो हम्म, सबको मालूम है ना भाई, हाँ, शकुनी के पासे से तो पूरी तरह हरा दिया था, इनको तो फिर भी 37 सीटें मिल गई। शकुनी हम्म, पासे ने तो पूरा हरा ही दिया था बाजी। ये शकुनी हाँ, पासा है। शकुनी कौन है? शकुनी है ईसीआई। हम्म, शकुनी पासे से जीते हैं। लेकिन फिर अर्जुन जंग में खड़ा है, बहादुर है, जानता है तीर चलाना, निराश हो जाता है कि मेरे तो भाई बंधु हैं उधर, मैं नहीं। तो कृष्ण जी क्या बोलते हैं? कृष्ण जी बोलते हैं, अपने हक के लिए लड़ना है, आपका अधिकार है, धक्के से छीना है, उसके लिए लड़ना होगा। उसके लिए धनुधार अच्छा अपना तीर चलाना होगा। उसके लिए ये देखना नहीं है सामने तेरे चाचे ताए मामे मासर गुरुजन खड़े हैं, नहीं,
वो तेरे दुश्मन हैं, तेरी जाति के हों, तेरे कबीले के हों, तेरे धर्म के हों, तेरी रंग के हों, तेरी नस्ल के हों, क्योंकि वो दूसरे पाले में खड़े हैं, वो सब तेरे दुश्मन हैं, उनसे लड़ाई करना होगा। लेकिन एक बात ध्यान में रखना होगा, 11वें अध्याय में कृष्ण जी ने कहा है, जब अर्जुन को तो अहंकार हो गया कि मैं तो जी, हम्म, जैसे कांग्रेसियों को भी तो होता है, मैं तो जीत रहा हूं, हम्म, तो कृष्ण जी ने बोला कि नहीं, तू नहीं जीत रहा। नहीं माना, उसको मुंह खोल के दिखाते हैं, उसमें पूरी जनता बैठी है उसके रथ में, अर्जुन के में। तो अर्जुन को बोलते हैं पूरी जनता तेरे साथ है, क्योंकि तू सबकी लड़ाई लड़ रहा है, इसलिए जीत हम्म, रहा है। बहादुरी तो चाहिए चाहिए, केवल बहादुरी नहीं जीतेगी। सच के लिए, सच की लड़ाई में जनता साथ आती है, ये किसान आंदोलन में हमने देख ही लिया। हम्म, हम्म, एक बात तो ये है कि जीत तो हमारी होगी। दूसरी हम्म, बात क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि कर्म योग है, ध्यान योग है, ज्ञान योग है, 3 योग है। कर्म योग 6 है, ध्यान योग, ज्ञान। उन्होंने हम्म, बोला कर्म योग सब तो ज्ञान योग और ध्यान योग दोनों मिल जाते हैं, लेकिन ध्यान योग से कर्म योग नहीं मिलेगा, हाँ, ज्ञान योग से भी कर्म योग नहीं मिलेगा। तो इसलिए कर्म योग जरूरी है, सबसे उत्तम है, सर्वोत्तम है। कर्म योग सर्वोत्तम है, कृष्ण जी कह गए। और एक लास्ट लाइन श्रीमद् भगवत पुराण ने 10वें स्कंद में बोला है, कृष्ण जी ने हम्म, कंस को मारा, उनको सवाल किया गया। हमारे ये कंस हम्म, तो सुनते नहीं ना सवाल, सवाल हम्म, करेगा तो जाएगा नौकरी से। सवाल किया जाएगा, गया हाँ, कि राजा तो भगवान का रूप होता है, तो आपने उसको कैसे वध किया उसका? तो हम्म, कहने लगे उस समय धरती कांपनी शुरू हो गई थी। धरती धरती की कंपन इसलिए थी कि धरती पे पाप हो रहे थे, चोरियां, ठगियां, डाके, उधारे, कत्ल, लूट फूट, बहुत कुछ हो रहा था, मार काट हो रही थी। तो उसका पाप, वो पापों का भार था धरती पे, वो भार को तो हटाना था, तभी धरती की हम्म, कंपन दूर होगी। तो पाप को हटाने के लिए जरूरी है कि जो पाप करने का कारण बना है उसको हटाया जाए। पाप हम्म, इसलिए हो रहा था, ये सब कुछ अराजकता फैली थी कि कंस राजा मारा था, उसका राज खराब था, इसलिए कंस को मारना जरूरी था। वो पाप नहीं, पुण्य था। हम्म, और हमारे गुरु ग्रंथ साहब में भी यही लिखा है, जे सिकदारी तिसे खुआरी चाकर के हे डरना, जे सिकदार पवे जंजीरी ता चाकर हत्थों मरना। जिसके सिर पे ताज है, मैं किसान आंदोलन में रोज बोलता था कि देखिए हमारी जमीन तो खोली, जमीन ने तो छीन ली ना कानून बना के। हम्म, अब तो खतरा लड़ाई में किसको है? मोदी जी को। आज तो उनके सिर पे हम्म, है। हम्म, हमारी तो खोरी होगी जो होनी थी, अब तो उनकी होगी। कहने लगे फिर क्या करेंगे? न जा तो गोली चलाएंगे, गोली से ताजा जी गिर जाएगा नीचे, नहीं तो फिर हमारी बात मानेंगे, वो फिर थोड़ा सा ताज झुकेगा, गिरेगा। हम्म, यही बात हम्म, रहेगी। मान के चलिए, गीता को मानिए, गुरु ग्रंथ साहब को मानिए, कुरान को मानिए, बाइबल को मानिए, किसी को भी मानिए, किसी को ना मानिए, जनता की एकता को, जनता को नाल लेके सड़कों पे लड़ाई करते जाएंगे तो हम जीतेंगे। जो खेत में नहीं जाता, जो ऑफिस में बैठ के खेत की बात कर सके, मैं तो एआई से बीजूंगा, हम्म, थोड़ी देर से चल जाता है, ज्यादा देर नहीं चलता। सो खुद लड़ाई करनी होगी। रामनोर लोहिया जी ने कहा था कि जिस दिन सड़कें सुंजी हो जाती हैं, तो उस दिन आवारा हो संसद भी जाती है, सुन्नी हो जाती है, आवारा हो आवारा हो जाती है। जाता और आवारा, आवारा शब्द को अगर मीन करिए, समझिए, तो वाकई आज की तारीख में लगता है कि जो लोहिया जी ने कहा था वो सच साबित हो रहा है। डॉक्टर साहब, आप के जरिए मैं इस निराशा के माहौल में बीच-बीच में आपका वक्त लूंगा। मैं आज ही क्षमा के साथ आपसे निवेदन भी कर रहा हूँ, और साथ ही मैं दर्शकों से फिर आखिर में एक बात रिपीट कर दूं, एक फिर रिपीटेशन है ये रिपीट कर दूं। ये मुल्क आपका है, आईन आपका है, संविधान आपका है, आप ही इसके रखवाले हो। यहाँ पर कोई ये कह के कि आज मैं चौकीदार हूं, कल को सेवादार हूं, परसों अविनाशी हो गए, उसके बाद मालिक हो गए, ये किसी को भी हम हाथ में, उसके हाथ में किसी को हम प्यार दे सकते हैं, लेकिन उसकी मुट्ठी में इस देश की, इस मुल्क की तकदीर को नहीं दे सकते, इस तस्वीर को नहीं दे सकते कि वो मरोड़ दे, इस तस्वीर को बदसूरत कर दे, विकृत कर दे। ये विकृत करने की आजादी किसी को नहीं दे सकते। लड़ना होगा। डॉक्टर साहब, आप
आप मैं तो उदाहरण देता हूं कि देखिए 80 के करीब हैं, जब वो नहीं हार रहे हैं तो ये आशीष त्रांसी नहीं हारेगा, बिल्कुल वादा है नहीं हारेगा। जब तक सांस रहेगी, जब तक जुबान रहेगी, तब तक ये आवाज ऐसे ही चलेगी। आप भी मत हारिए, नाराजगी हम पर उतार दीजिए, मैं फिर कह रहा हूं उतार दीजिए, हारिए मत। धन्यवाद सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम आपको, प्रणाम आपको। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।